नमस्कार। इस विश्लेषण में हम इंटरलिंक के टोकन लिस्टिंग टाइमलाइन के पीछे की पूरी रणनीति को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो इंटरलिंक कम्युनिटी में लगभग हर कोई पूछ रहा है कि आखिर इस टोकन लिस्टिंग के लिए इतना लंबा इंतजार क्यों करना पड़ रहा है। व्हाइट पेपर में जो नई तारीख दी गई है Q4 2025 से Q1 2026, उसने कम्युनिटी में काफी बातचीत शुरू कर दी है और कुछ बहुत ही जरूरी सवाल भी खड़े किए हैं। और ये सवाल बिल्कुल जायज़ हैं। क्या टीम तैयार नहीं है? क्या लिस्टिंग का प्रोसेस बहुत मुश्किल है? आखिर ये देरी हो क्यों रही है? इन सभी चिंताओं पर एक साफ और सीधी बात होनी ही चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं। मुश्किल हिस्सा लिस्टिंग का नहीं है। असल में इंटरलिंक टीम को टीयर 1 एक्सचेंजों के साथ काम करने का पहले से अनुभव है, तो लिस्टिंग करना उनके लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है। तो फिर बदला क्या? सवाल ये है, और इसका जवाब छुपा है एक बहुत बड़े रणनीतिक बदलाव में जो शुरुआती प्लान से बिल्कुल अलग है। अब देखिए, यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। पहले का प्लान था कि किसी बने बनाए ब्लॉकचेन जैसे इथीरियम, सोलाना या मोनाड पर लॉन्च कर दिया जाए, लेकिन अब नई रणनीति बिल्कुल अलग है। अब एक कस्टम यानी अपना खुद का इंडिपेंडेंट लेयर 1 ब्लॉकचेन बनाया जा रहा है। और इस बड़े बदलाव की वजह थी ग्रोथ। प्रोजेक्ट की ग्रोथ उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से हुई। यूजर्स और पूरा इकोसिस्टम इतनी तेजी से बढ़ा कि अब एक ज्यादा मजबूत और बड़े समाधान की जरूरत थी। तो सवाल ये उठता है कि एक कस्टम लेयर 1 ब्लॉकचेन बनाना ही क्यों जरूरी हो गया? आखिर इसकी क्या जरूरत थी? देखिए, एक कस्टम लेयर 1 बनाने का मतलब है कि इंटरलिंक अब किसी दूसरे के प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक ऐप नहीं रहेगा, बल्कि ये खुद अपना एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे बिटकॉइन या इथीरियम है। और ये कोई आम ब्लॉकचेन नहीं होगा। इससे खास तौर पर इंटरलिंक की अपनी यूनिक टेक्नोलॉजी जैसे कि ह्यूमन नोड्स, ह्यूमन क्रेडिट स्कोर और ग्राफ बेस्ड एल्गोरिदम को सपोर्ट करने के लिए बनाया जा रहा है। मतलब ह्यूमन क्रेडिट स्कोर सीधे ब्लॉकचेन में ही एम्बेडेड होगा ताकि सबको फेयर रिवॉर्ड्स मिले। और सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? एक ऐसा नेटिव टोकन बनाना जिसकी असल दुनिया में उपयोगिता हो, जो AI इंफ्रास्ट्रक्चर और पेमेंट्स के लिए काम आए। यह सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं होगा, बल्कि पूरे नेटवर्क की जान होगा। अब यहीं पर एक बहुत जरूरी सवाल आता है। अगर टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है तो टोकन को अभी क्यों नहीं लिस्ट कर दिया जाता? अगर अभी प्राइवेट मेननेट पर ही लिस्टिंग कर दी जाती तो मार्केट कुछ VCs और अंदर के लोगों के हाथ में होता। ज्यादातर यूजर्स टोकन तक पहुंच ही नहीं पाते। ये पूरी कम्युनिटी के साथ अनफेयर होता। लेकिन बाद में ओपन मेननेट पर लिस्टिंग करने से सबको बराबर मौका मिलेगा और एक हेल्दी मार्केट बनेगा जो प्रोजेक्ट के लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से सही है। तो मतलब साफ है, जल्दबाजी में की गई लिस्टिंग प्रोजेक्ट के लंबे भविष्य के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। इसलिए प्रोजेक्ट की सेहत और कम्युनिटी के लिए फेयरनेस को बनाए रखना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और इसीलिए जल्दबाजी करने की जगह टीम ने एक सही टोकन लिस्टिंग के लिए एक बहुत ही साफ और स्टेप बाय स्टेप रास्ता तैयार किया है। ये 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले प्राइवेट मेननेट पर टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन पूरा करना, फिर सभी यूजर्स के लिए ओपन मेननेट लॉन्च करना और उसके बाद एक फेयर और हेल्दी टोकन लिस्टिंग शुरू करना। इन स्टेप्स को फॉलो करने से ये पक्का हो जाएगा कि जब लिस्टिंग हो तो पूरी कम्युनिटी बराबरी से हिस्सा ले सके। फिलहाल टीम का पूरा फोकस वर्जन 5.0 पर है और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े जितने भी इश्यूज हैं उन्हें ठीक करने पर है। ये वो बुनियादी काम है जिसे रोड मैप के अगले पड़ाव पर जाने से पहले खत्म करना ही होगा। आखिर में ये पूरी स्ट्रैटेजी एक सीधे से चुनाव पर आकर रुकती है। शॉर्ट टर्म फायदे चाहिए या लॉन्ग टर्म मजबूती? ये कहावत इस पूरी सोच को बहुत अच्छे से समझाती है। एक पेड़ जो कुदरती तौर पर और समय लेकर बड़ा होता है, वही सबसे मजबूत बनता है। अगर फल जल्दी पाने की कोशिश की जाए तो पेड़ कमजोर ही होता है। और टीम ने एक मजबूत भविष्य बनाने के लिए मुश्किल रास्ता चुना है। ये कोई बहाना नहीं है, बल्कि एक ईमानदार और सच्ची हकीकत है। ये जल्दबाजी में हाइप बनाने की जगह कुछ ऐसा बनाने की जिद है जो लंबे समय तक चले। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि क्या सच में बड़े और क्रांतिकारी प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए धैर्य ही सबसे बड़ी रणनीति होती है?